अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। कोई सवाल अभी तक किसी का? सर असाइनमेंट से है कि वो उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था और 1 जिसमें जेंडर यूज करना था, तो उसमें इश्यूज आ रहे उसमें क्या इश्यूज आ रहे थे? थे। जेंडर वाला तो पहले तो वो कह रहा था कि ये स्ट्रिंग है, फिर उसको इनकोड किया था। इनकोड करके फिर वो कोडिंग कह नहीं रहा था करो कि इसीलिए। जी, उसके बाद वो कह रहा था कि इसका इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है, लेकिन वो मैट्रिक्स दे रहा था, वो जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स था वो आउटपुट कर रहा था। तो कुछ बेहतर हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, वो तो और ख़राब हो गया था। हाँ, सही। मतलब 80 और 20 हो गया था फिर। अच्छा, 20 गलत आने शुरू हो गए थे। जी। सही। तो ये और वही चीज़ होती है ना कि हमें समटाइम्स ऐसे नेकेड आई से नहीं पता चलता कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो फेवरेबल होगा क्लासिफिकेशन के अंदर या नहीं। यस सर। और क्या प्रॉब्लम था? सर लास्ट क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा था, कंपेयर कैसे करना है ट्रू पॉजिटिव वगैरह को एक्यूरेसी और एफ मैयर और इनसे। हाँ हाँ हाँ, चलो उसको उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा एक लेक्चर आगे चल के ना, एक आज हम केएनएन क्लासिफायर पढ़ते हैं। इसको आप लोग खुद थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि ये वो चीज़ है जो कि आप खुद एक दफ़ा एक्सप्लोर करें और उसको फिगर आउट करने की कोशिश करें। तो वैसे तो मैंने, आप लेक्चर को ज़रा सुनेंगे ना पिछले कोई, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है जिस जगह पे ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव वगैरह को, तो उसको देख के और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को उसके सामने रखें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हिंट ये है इसका तो सर आप इसका कि टाइम बढ़ा देंगे, और जी, आप इस असाइनमेंट का एक दिन टाइम बढ़ा सकते हैं और असाइनमेंट का टाइम बढ़ा देता हूँ मैं, आज तक कर देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बस आप काम करें, ठीक है सर। पता लगे तुम अकेले ही काम कर रहे हो। अम, किस किस ने सर वो असाइनमेंट समझ की नहीं है? आ रही थी किसी को। वो लेक्चर का पोर्शन जो आपको दिया हुआ है ना, जिसमें ये ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव को सारा डिस्कस किया है, और इस पोर्शन को आप मैप करें एक दूसरे के ऊपर, अपनी कॉग्निटिव मैप बनाए ना जहन में, खुद ही ड्रॉ करें साथ, और इस चीज़ को समझें तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि आपके केस में ट्रू पॉजिटिव क्या चीज़ है और ट्रू नेगेटिव क्या चीज़ है, फॉल्स पॉजिटिव क्या चीज़ है और फॉल्स नेगेटिव क्या चीज़ है। वो चारों वैसे तो आपको समझ आ गई थी ना ये होते क्या है। जी सर। हाँ, तो ज़रा थोड़ा सा इसमें उस पोर्शन 5 मिनट का पोर्शन सुन लेंगे, बार बार सुने, अगर एक दफ़ा में नहीं समझ आ रही तो आपको ये प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाए। कोई ब्लॉग्स वगैरह पढ़ें, कोई किसी किताब से पढ़ें, अल्लाह शुडंट बी एन इशू। अच्छा, आज हम नेक्स्ट क्लासीफायर की तरफ जाते हैं, विच इज़, आवाज़ मेरी सही आ रही है? सर स्टैटिक नॉइज आ रही है इसमें। सही आ रही है? किस नौयत की? पता नहीं, कभी। तेरा माइक माइक का होता है ना शोर, वैसे आ रहा है। अच्छा, अभी ठीक है? जी सर। वो मैंने नॉब दोबारा ज़रा टाइट अब आ रही है करके दोबारा। अभी ठीक है आवाज़? नहीं, अभी आ तेरा रही बोल तब शोर आता है माइक से। चलिए, अभी फ़िलहाल तो यही माइक है। है। नाइस। आवाज़ वैसे समझ आ रही है ना मेरी बात? जी। ओके,
स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। तो आज का टॉपिक काफ़ी आसान है, इसको ना समझना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है और समझना काफ़ी आसान है। खुशाइंद बात आज के टॉपिक के बारे में ये है, इसको कहते हैं KNN क्लासिफायर। ये KNN का नाम सुना है आपने? यस सर। समोसे खाए हैं कभी KNN के? समोसे। हैं? यस कर हमें ये वो वाला KNN नहीं है, ये है K नियरेस्ट नेबर्स, N फॉर नियरेस्ट एंड सेकंड N फॉर नेबर्स, के करीबी हमसाए। तो अगेन ये डायग्राम हम बार बार देखते रहेंगे। हम सुपरवाइज लर्निंग पढ़ रहे हैं, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम क्लासिफिकेशन का पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन अप्रोचेस पढ़ेंगे, और उसमें अभी हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ ली, और दूसरी अप्रोच जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? KNN। तो अगर से ये हमारा डाटा पॉइंट्स हैं, और हमने इन डाटा पॉइंट्स को अगर हम देखें तो ये दो कैटेगरीज में हमें रेड और ग्रीन में नज़र भी आ रहे हैं, और बेसिकली ये काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हमें विजुअली ये सजेस्ट कर रही है कि ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि वंस वी से दिस इज़ द ट्रेनिंग सेट, सो बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग सेट हमें ये पता लग जाएगा कि दिस इज़ वन सेट एंड दिस इज़ येट अनदर सेट। सो मे बी दिस इज़ नॉट स्पैम एंड दिस इज़ स्पैम, मे बी दिस इज़ अगर जेंडर क्लासीफाई करें तो दिस इज़ फीमेल, दिस इज़ मेल। इसी तरह अगर कोई आप फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स का कुछ कर रहे हैं तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ये फेल है, ये पास है। कुछ भी क्लासीफाई जो आप कर रहे हैं, ये से ये इसको इस पोर्शन में जो लोग हैं उनको डिजीज़ है, इस पोर्शन में जो लोग हैं उनको डिजीज़ नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन के जिस भी नोयत का प्रॉब्लम आप हैंडल कर रहे हैं उसके मुताबिक हम डाटा पॉइंट्स को जब प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरह की प्लॉटिंग अगर होती है तो दिस इज़ व्हाट वी हैव। तो के नियरेस्ट नेबर्स में क्या चीज़ होती है कि हम एक नया डाटा पॉइंट हमें लाना होता है। लेट मी ब्रिंग द एनोटेशन ऑन। तो एक नया डाटा पॉइंट हमने लाना है, से दिस इज़ द न्यू डाटा पॉइंट। अगर ये नया डाटा पॉइंट है तो हमने ये देखना है कि इसके नियरेस्ट कौन कौन से एग्जिस्टिंग डाटा पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 3 नियरेस्ट डाटा पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो इसके 3, एक तो ये लग रहा है करीब, एक ये लग रहा है, और तीसरा इन दोनों में से कोई हो सकता है। से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं ये वाला है। तो इन 3 में से फिर हम ये देखते हैं कि किस क्लास के इंस्टेंसेस ज़्यादा हैं, कौन सी क्लास के इंस्टेंसेस ज़्यादा हैं, ग्रीन के या रेड के? रेड के। तो हम इसको रेड में क्लासीफाई कर देंगे। ठीक हो गया। और जनरली हम क्या करते हैं कि के की वैल्यू जो है वो हम एक ऑड नंबर लेते हैं। क्या करते हैं? ऑड नंबर लेते हैं। ऑड नंबर लेने से क्या फ़ायदा होगा? ऑड नंबर लेने से कोई फ़ायदा होगा? हेलो, वो किधर गया? नज़र नहीं आ रहा लड़का। कौन सर? फरुख। वो एक दो क्लास में नहीं आया। अच्छा, सर हम ऑड मेरे ख्याल से इसलिए लेते हैं ताकि दोनों मतलब कि बराबर ना हो जाए, टाई ना हो जाए हाँ बीच। बिल्कुल बिल्कुल, टाई ना हो जाए। तो टाई ना हो इसलिए हम ऑड जो है वो ले लेते हैं। तो अगर 2 क्लासेज हैं तो उसमें
कभी भी नहीं हो सकता अगर आप ऑड नंबर ऑफ के की वैल्यू ऑड रखेंगे। तो आप ऑड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से उसे कंपेयर करेंगे तो वो कभी भी बराबर नहीं ठहर सकता। तो इस सूरत में हमें फिर आसानी हो जाती है कि हमारा डिसीजन हर दफ़ा बगैर किसी एम्बिग्विटी के वी कैन मेक अ डिसीजन। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस थिंग कि आप इसको ऑड रखें हमेशा के। सर मैं थ्री पूछना था कि अगर 3 या 5 हम कोई वैल्यू, एक सेकंड, 3 या 5 हम इसकी वैल्यू रखते हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर ये k = 5 होती है। ठीक हो गया। तो इसमें 5 अगर होता तो फिर से 3 ये वाले हो गए और फॉर एग्जांपल 2 ये वाले हो गए। तो इनमें से अगेन ये रेड की तरफ इसमें क्लासीफाई हो जाना था कि ये रेड पोर्शन में फॉल करता है बनिस्बत के ग्रीन पोर्शन में। जी आयरा। सर अगर रेड पोर्शन में फॉर एग्जांपल वो 4 पॉइंट्स के ज़्यादा करीब है, ग्रीन पोर्शन में 2 पॉइंट्स ज़्यादा करीब है, तो इवन दो वो इवन है, हमें फिर भी नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा रेड पोर्शन में फॉल करता है। नहीं, ये दोबारा बोलें, समझ नहीं आई आपकी बात। सर मैं कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि वो ऑड होना ज़रूरी है। के की वैल्यू, जी, तो के अगर इज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जिससे हमने उसे कंपेयर करना है। तो सर अगर वो दोनों इवन हो, मतलब कि रेड 6 हो फॉर एग्जांपल और जो ग्रीन है वो 4 हो, नहीं नहीं तो वो नहीं, इवन, रेड रेड और मतलब दोनों ज़्यादा इवन वो होंगे तो वो इवन ही आएगा ना बेटा। वही, मतलब अगर कि वो अगर इवन, 4 है तो वो 6 है तो वो कभी ऑड होगा। हमने के नियरेस्ट इंस्टेंसेस फाइंड करने हैं। तो इफ के इज 3 तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये रेड है और ये ग्रीन है। एक ये है कि कोई भी रेड नहीं था, सारे ग्रीन थे। एक रेड था, 2 ग्रीन थे। 2 रेड थे, 1 ग्रीन था। 3 रेड थे, कोई भी ग्रीन नहीं था। देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। इस अच्छा तरह से समझें इसको, ठीक है। ठीक है सर। तो इस केस में किसी भी यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, और तो कोई जी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। नहीं, ये 0 1 2 3 इसको भी चला दिया, 0 1 2 3 इसको भी चला दिया। देर इज नथिंग एल्स विच इज लेफ्ट। कोई पॉसिबिलिटी इसके अलावा हो ही नहीं सकती। तो इसमें कहीं भी आपको टायर नजर आ रही है। नहीं सर, इनका इसका इनमें से किसी एक का इवन होना डजेंट मैटर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इवन ना हो, ये तो इवन हो सकते हैं। ये 2 है और ये 1 है, एक तो इवन हो सकता है इनमें से, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि टाई नहीं होगा। ये देखो ना, 1 और 2 हो गया या 2 और 1 हो गया। 5 होगा तो क्या हो जाएगा, इधर 4 और 1, फिर 5 और 0। ये भी हो सकता है और भी दीगर वैल्यूज भी हो सकती हैं ऑब्वियसली। समझ आ रही है। और ये भी चेंज हो जाएंगी 5 के केस में। ये ठीक इधर 5 सर। आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इस तरह से चलेगा, इधर 2 आ जाएगा। ये इस तरह से कभी भी टाई नहीं होगा। तो के की वैल्यू ऑड रखने से फ़ायदा क्या है, हमने इसको के नियरेस्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है। आसान बात है, मुश्किल बात, आसान बात। बस इतनी सी बात है ये। तो मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि आज का टॉपिक जो है वो हमारा ना समझना ज़्यादा मुश्किल है और समझना आसान है। तो समझ आ गई इस बात। जी सर। ऐसे ही सारे टॉपिक हो तो कितनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा जी, आगे चलें। थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश करते हैं, इसे अगर होता है तो। So what we do is we choose the number k, which is the number of neighbors. हमने जिस तरह पिछले केस में 3 सेलेक्ट किया था, तो ये हमने 3 सोच लिया है कि जब भी हमारे पास कोई नया डाटा एलिमेंट आएगा तो हम उसको 3 नियरेस्ट नेबर से कंपेयर करेंगे, या 5 नियरेस्ट नेबर से कंपेयर करेंगे, या 7 नियरेस्ट नेबर से कंपेयर करेंगे। ये चीज़ हमने सोच ली है। Then we take the k nearest neighbors of the new data point according to the Euclidean distance. Now this is
अगेन समथिंग विच इज़ डिबेटेबल कि जनरली हम यूक्लिडियन डिस्टेंस लेते हैं, बट देर आर several different other notions of several very many different other notions of distances. So we'll go through the types of distances in a while. तो यही जो आपको लास्ट स्लाइड में ग्राफिकली नज़र आ रहा था, और उसमें हमने तीन नियरेस्ट नेबर से डिस्टेंस ऑफ द डाटा पॉइंट कैलकुलेट करने की कोशिश की। वो ये उसकी बात हो रही है कि आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें। वंस यू हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस, तो काउंट द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स इन ईच कैटेगरी। जिस तरह हमने रेड वाले भी गिन लिए थे, दो रेड के निकल आए थे और एक ग्रीन का निकला था। तो दो रेड और एक ग्रीन, ये यहाँ पे हमें पता लग जाएगा स्टेप नंबर 3 में कि किस कैटेगरी के कितने नेबर्स हैं के में से। सो असाइन द न्यू डाटा पॉइंट टू द कैटेगरी वेयर यू काउंटेड द मोस्ट नंबर ऑफ नेबर्स। तो हमने 2 गिने थे रेड के, एक गिना था ग्रीन का। तो व्हाट शुड वी असाइन? वी शुड असाइन इट द कैटेगरी रेड। वो जिस भी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है रेड, वही क्लास इस नए डाटा एलिमेंट को, जो भी हमने नया डाटा एलिमेंट प्लॉट किया है अभी, उसके लिए फिर हमें पता लग जाएगा। तो हम करते क्या हैं कि ट्रेनिंग सेट जो डाटा होता है उसके मुताबिक हम कुछ बाउंड्रीज डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उन बाउंड्रीज को फिर हम मैप करते हैं किसके ऊपर? इन के नियरेस्ट नेबर्स की मदद से हम उसको फिर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन किस जगह पे लाई कर रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली हम लास्ट स्टेप में डाटा पॉइंट को क्लासिफाई कर देते हैं। तो जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है वो आपने पढ़ा हुआ डिस्टेंस फार्मूला जो हम आम पढ़ते हैं एफएससी में और ओ ए लेवल्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली। सो दिस इज व्हाट इट इज़ कि हमारे पास एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है। तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस है x और y जिसमें ये प्लॉट हो रहा है। तो डिफरेंस और डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 which is point P1 and x2 y2 which is point P2 is the following। ये कैसे डिटरमिन होता है? इट इज सेइंग कि x2 में से x1 माइनस कर दो और y2 और उसका स्क्वायर ले लो, और y2 में से y1 माइनस कर लो और उसका स्क्वायर ले लो, और इन दोनों स्क्वायर्स को सम कर दो। और ये अगर आपको याद हो तो ये इट इज़ बेस्ड ऑन दिस थिंग। ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के साथ एक थ्योरम आता है जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यस पाइथागोरस थ्योरम याद है? मसला फिसागोरस, हम उर्दू में पढ़ते थे इसे। यस सर। उर्दू में पढ़ा हुआ किसी ने आप में से? नो सर। सही। सो पाइथागोरस थ्योरम जो है ये वो है। तो इसमें क्या होता है, अगर ये लेंथ हाँ निकालनी हो तो ये कैसे निकलती है? परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर को इसका भी स्क्वायर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर लेते हैं और इन दोनों को सम कर देते हैं। या फिर ये करते हैं बेसिकली कि हमने जो कि वो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इस उसके स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का अंडर रूट ले लेंगे तो ये फिर इस लाइन की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की। तो इसमें अगर आप देखें तो ये पॉइंट क्या है, वाई में क्या वैल्यू है इसकी? y1। और x में क्या वैल्यू है? x2। x2 है ना, ये देखो इस जगह पे। सर। ठीक है, ये x2 है। तो बेसिकली x का डिफरेंस जो है वो इस तरह से निकल रहा है, x2 माइनस x1। इस पॉइंट में x की क्या वैल्यू है? x1। तो ये जो x2 माइनस x1 है ये इस बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और ये क्या चीज़ है? यहाँ पे y2 है और यहाँ पे क्या यस y 1 1। y2 माइनस y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस लाइन को। परपेंडिकुलर। तो ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से ये यूक्लिडियन डिस्टेंस निकलता है 2 डायमेंशनल स्पेस में। समझ आई? यस सर।
तो ये एक नोशन है किसकी, डिस्टेंस कैलकुलेट करने की। तो सिमिलैरिटी के और भी मेजर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इन जनरल जो हम कहते हैं वो मिन्काउस्की डिस्टेंस है। तो मिन्काउस्की डिस्टेंस जो है वो इसके जनरल फॉर्म है, जिससे कि और डिस्टेंसेस जो हैं वो, ये वाले जो दोनों डिस्टेंसेस हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये जो दोनों हैं ये इससे ड्राइव होते हैं। इसके अलावा शेबेशेव डिस्टेंस भी है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो न्यूयॉर्क कौन गया हुआ है? आप में से कोई गया है न्यूयॉर्क? जी सर। जी, जी। मैनहट्टन देखा हुआ है? नहीं। मैनहट्टन जो है वो इस तरह का है, ये देखा है ग्रिड? मैनहट्टन बिल्कुल इस तरह का स्ट्रेट लाइंस हैं, रोड्स या स्ट्रीट्स, और फिर इस तरह की स्ट्रेट लाइंस हैं। तो ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट ब्लॉक्स में वो बना हुआ है। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि इसको से उन्होंने कह दिया ABCDEF, और इसको कह दिया 1 2 3 4 5 6। तो वो इस तरह से बताते हैं कि मुझे तुम ऐसा करो, A4 में मिलो। तो ये A है और ये 4 है, तो वो इस जगह पे खड़े होंगे, तो वो बता देंगे कि A4 पे मुझे आप मिले। ठीक है। कोई कह देता है मुझे C3 पे मिलो, तो ये C है और ये 3 है, तो C3 का मतलब है कि वो इस जगह पे। तो इस तरह से ये जो ब्लॉक्स हैं, ये वो बिल्कुल वो मैनहट्टन का एरिया जो है न्यूयॉर्क में, वो बिल्कुल ऐसे बना हुआ है। अच्छा, इसमें क्या है फिर कि ये जो डिस्टेंस है यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये तो हमने देख लिया ना कि बिल्कुल ये एक फिजिक्स में हम एक टर्म पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, याद है? डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज़ तो याद होगा। यस जी सर। सर। तो डिस्प्लेसमेंट होता है कम से कम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन से छोटा कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता, राइट? तो यस। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू अभी हमने डिटरमिन किया था। और यहाँ पे इस केस में ये ए और बी पॉइंट्स हैं। ए और बी पॉइंट्स के दरमियान अगर मैंने यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है, तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट? यस सर। लेकिन जब आप मैनहट्टन डिस्टेंस की बात करते हैं, तो फिर ये इस तरह से होगा। इधर से जाके आप यूं जा सकते हैं, या यहाँ से आप यूं जा सकते हैं। तो इन दो के अलावा कोई और रास्ते लेंगे तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा रास्ता। ठीक है। तो ये दोनों की अगर आप वो लेंथ डिटरमिन करने की कोशिश करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेंथ इधर से आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 ही लेंथ यहाँ से आ रही है। तो और भी ऑब्वियसली आप निकाल सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेट ऊपर चले जाएं और फिर इधर आ जाएं, तब भी वो 10 ही बनेगी। तो मतलब इसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज तो हो सकती हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि 10 से ज़्यादा वाला रास्ता फिर हमने नहीं लेना। यूँ नहीं करना कि इधर से, जिस तरह बच्चा स्कूल जाता है ना यूं यूं करके, या शॉप पे भेजते हैं ना छोटे बच्चे को, तो वो यूं यूं जा रहा होता है सड़क पे, कभी यूं जाता है कभी यूं। फैजान आया है? फैजान नहीं आया? फैजान यही कर रहा है अभी, इसी तरह ही आ रहा है। तो दिस इज व्हाट मैनहट्टन डिस्टेंस इज। तो इसका जो फॉर्मूला है मैनहट्टन डिस्टेंस का, दैट इज लाइक दिस, कि हम फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल डेटा पॉइंट्स हम क्या करते हैं कि जितनी भी डायमेंशन है हमारी, ये जो i इज इक्वल टू 1 to n है, इसमें हम डायमेंशन की बात कर रहे होते हैं। एक्स आई माइनस वाई आई, ये हम सब में कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? जितनी डायमेंशन हैं उसके लिए हम ये काम कर रहे होते हैं, तो इससे हम ये डिटरमिन कर लेते हैं। जबकि यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो फॉर ऑल डायमेंशंस, एक्स और वाई दो डायमेंशन है ना, एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर ले रहे हैं इसमें। तो वहाँ पे अभी हमने क्या किया था,
जो प्रीवियस स्लाइड थी, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो एनीवे ये इसकी डिफरेंट तरह की जनरल फॉर्म्स आपको नज़र आएंगी। तो ये इसमें जब p की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये मैनहट्टन डिस्टेंस की तरफ चला जाता है, और जब p की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये वो अंडर रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है इस जगह पे, और इधर उस स्क्वायर के बाद इसका सम ऑफ स्क्वायर्स का अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो ये वो जो दो डिस्टेंसेस जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं ये वो बन गए। इसके अलावा भी डिस्टेंसेस हो सकते हैं। वो कौन से डिस्टेंसेस हैं, जैसा कि ये हैमिंग डिस्टेंस है। हैमिंग डिस्टेंस क्या कर रहा है कि दो बाइनरी नंबर्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है उसको डिटर्मिन कर रहे हैं। तो बाइनरी नंबर्स में से ऑब्वियसली जब बिट सेम है 1 और 1 है तो ये कोई डिस्टेंस नहीं है। 1 और 0 है तो इसका मतलब है फ़र्क है। 0 और 1 है तो भी फ़र्क है। 1 और 1 कोई फ़र्क नहीं है, 1 और 0 फ़र्क है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्स और ले लें तो एक्स और यही करते हैं ना कि जहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वहाँ पे वो 1 कर देता है, और जहाँ पे सेम वैल्यूज़ हैं वहाँ पे वो 0 कर देता है। तो एक्स और लेने के बाद नंबर ऑफ वंस काउंट कर लें एक्स और एक्सप्रेशन में, तो वो आपका हेमिंग डिस्टेंस बन जाता है। तो ये 1 1 0 1 1 0 0 1 का एक्स और ले लिया हमने इससे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें वंस कितने हैं, 2। तो इसका मतलब है कि इसका हेमिंग डिस्टेंस 2 है। ये जो एग्जांपल हम मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इधर इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, इसमें हेमिंग डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3। तो ये जो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं इनके केस में हम एक्स और को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस तरह जोग्राफिकली ये मैप टाइप चीज़ें हैं उसके लिए हम मैनहट्टन या यूक्लिडियन डिस्टेंसेस को फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो कोसाइन डिस्टेंस है। तो कोसाइन सिमिलैरिटी जो होती है वो क्या होती है कि हम वेक्टर स्पेस में इस तरह मैप कर देते हैं चीज़ों को। ये भी आगे चल के हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस में कैसे मैप करते हैं। बेसिकली ये सारा कुछ ये भी वेक्टर स्पेस ही है, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये भी 2 डायमेंशनल स्पेस है, तो ये भी एक 2 डायमेंशनल स्पेस है। इसके अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को प्लॉट किया। सो दिस इज 4 2 एक है वैल्यू, और ये क्या है 3 एंड 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू क्या है 5। सो 4 2 एंड 3 5 के दरमियान अगर आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है तो आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन लगा दें। मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना है तो आप इधर से यहाँ और इधर से यहाँ जाएंगे तो ये मैनहट्टन डिस्टेंस आ जाएगा। दिस थर्ड वन इज कोसाइन सिमिलैरिटी। तो कोसाइन सिमिलैरिटी क्या करती है कि एंगल के ऊपर बेस करती है कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है। ये एंगल से अगर 60 का है तो ये कॉज ऑफ 60 को कैलकुलेट करने की कोशिश करती है। क्या करती है, कोसाइन थीटा याद है, कॉज ऑफ थीटा लेती है। तो ये 60 का कॉज जो भी वैल्यू आती है उसकी ये वो बन जाएगा। कॉज ऑफ 0 क्या होता है, 1 कॉज ऑफ 0 इज 1। और कॉज ऑफ 90 0 0। ठीक है, तो ये एक्चुअली कॉज जो है ये कॉज ऑफ थीटा जो है ना ये सिमिलैरिटी को डिटरमिन कर रहा होता है। 0 का क्या मतलब है कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी यही है, तो एंगल क्या हुआ दोनों के दरमियान, 0 इसका मतलब है कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो कॉज ऑफ थीटा जो है वो क्या डिटरमिन कर रहा होता है, सिमिलैरिटी। और अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है तो अब क्या एंगल बना, 90 90। तो अब कॉज ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, 0 ठीक है। तो जो कॉज ऑफ 0 है उसमें 1 आ जाएगा। 1 का मतलब है कि ये बिल्कुल सिमिलर है, और 90 के केस में ये 0 आ जाएगा जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। ऑर्थोगोनल इसे हम थ्योरेटिकली कहते हैं कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल है। तो ये चूंकि सिमिलैरिटी को बता रहा होता है तो फिर हम इसके डिसिमिलैरिटी कैसे डिस्टेंस तो डिसिमिलैरिटी होती है ना, तो फिर वो हम 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा ले लेते हैं, क्योंकि कॉज की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान ही आनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपका डिस्टेंस बन जाएगा।
तो जिसका कॉज 1 है, इसका मतलब है ये दो वेक्टर्स बिल्कुल दोनों एक ही एंगल पे प्लॉट हुए हैं, तो उनका आपस का एंगल 0 आ जाएगा, सिमिलैरिटी 1 आ जाएगी। सिमिलैरिटी 1 आने का मतलब है कि 1 माइनस 1 डिस्टेंस जो है वो 0 है, दे आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। और अगर ये एक इधर है और दूसरा बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर है तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो इस केस में कॉज ऑफ थीटा जो है वो 0 आ जाएगा। तो 0 1 माइनस 0 करेंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा 1। और अदरवाइज ये जो 30 है 60 है 40 है 50 है तो उस केस में समवेयर इन द मिडल आंसर आ जाएगा। तो ये कोसाइन सिमिलैरिटी है। कोसाइन सिमिलैरिटी जो है वो फिर अगेन डिफरेंट केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कोसाइन सिमिलैरिटी है ये इस्तेमाल होती है जब हम टेक्स्ट को प्रोसेस कर रहे होते हैं, उस वक्त कोसाइन सिमिलैरिटी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। या ये जो क्लस्टरिंग ये हमारे रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर एट टाइम्स हम कोई दो आइटम्स को या दो यूज़र्स को कि वो कितने सिमिलर हैं वेक्टर स्पेस में उन्हें प्लॉट करते हैं, तो हम उनकी सिमिलैरिटी या डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए कोसाइन सिमिलैरिटी इस्तेमाल करते हैं। एम्पिरिकली इट हैज़ बीन फाउंड कि जो मैनहट्टन डिस्टेंस है वो हायर डायमेंशनल स्पेसेस के लिए मैनहट्टन डिस्टेंस ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लोअर डायमेंशनल स्पेसेस में यूक्लिडियन डिस्टेंस निस्बतन बेहतर परफॉर्म करता है। तो ये भी अगेन इसके कोई क्या थ्योरेटिकल रीजन है वो एज सच दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स इन द फर्स्ट प्लेस, और sometimes we are unable to find the a good theoretical reason। उसमें हमें एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर ही रिलाई करना होता है। तो लोगों ने फिर इसका वो और एम्पिरिकल एविडेंस का तरीका क्या होता है कि बहुत सारे अच्छे डाटा सेट्स के ऊपर आप इन डिस्टेंसेस को अप्लाई करके देखते हैं कि कौन से डिस्टेंस की मदद से आंसर बेहतर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये काम जो हमने करना है कि नए डाटा पॉइंट को प्लॉट करके और उससे मैप करना है किसी जगह पे, तो हम यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस भी ले सकते हैं और मैनहट्टन डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो आप अगर डिस्टेंस का जो पैरामीटर है उसको चेंज करें और देखें कि अच्छा यूक्लिडियन से क्या आंसर आ रहा है, कितना करेक्ट आंसर आ रहा है, और फिर आप पैरामीटर्स की को ट्वीक करें और उसके बाद आप से मैनहट्टन डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं और मैनहट्टन डिस्टेंस से आप देखें कि कि अब क्या आंसर आ रहा है। तो आपको ऑब्वियसली कोई ना या तो बराबर आंसर आ जाएंगे या कोई एक बेहतर आंसर देगा। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि ये क्या है, और फिर आप प्रॉब्लम की नोयत देखते हैं। इस वक्त कितनी डायमेंशनल स्पेस में हम बैठे हैं? सो ये ग्राफ या हम ये लोग ग्राफ 2D में 2D में, ठीक है। तो ये लो डायमेंशनल स्पेस है। एक स्पेस ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर x1 x2 x3 x4 x5 x45 तक हम गए हैं, तो वो एक हायर डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। तो लोअर डायमेंशंस के लिए क्या रिकमेंडेड है कि आप यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करें, और जब आपके डायमेंशंस हायर हो जाएं, क्योंकि डायमेंशंस आपके डाटा सेट में किस बुनियाद पे आप डिटरमिन करेंगे कितने डायमेंशन में? नंबर ऑफ फीचर्स की कॉलम्स। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ कॉलम्स जो आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स में से भी वो कॉलम्स जो आपने डिस्कार्ड नहीं किए, जिस तरह हमने ये पिछला जो प्रॉब्लम पढ़ा था इसके अंदर हमने जो सीरियल नंबर था वो डिस्कार्ड कर दिया था, जेंडर डिस्कार्ड कर दिया था, और बाकी दो को हमने ऑन बोर्ड किया था। तो फिर हम 2 डायमेंशनल स्पेस में, और तीसरा जो था वो हमारा क्लास, उससे अगला जो था वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ रॉ सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। द वंस विच यू आर एक्चुअली इनकॉर्पोरेटिंग फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पस, क्लासीफायर को ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में जो डाटा आप दे रही हैं वो हमने गिनने हैं। क्लियर? सर लोअर डायमेंशन के लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस पे होता है। जी जी जी, एम्पिरिकली दिस इज इट कि आप 2 डायमेंशनल के लिए आप यूक्लिडियन डिस्टेंस को रखेंगे तो वो बेहतर रिजल्ट देगा। तो ये वही चीज़ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप से 5 नेबर्स लेते हैं, अगर k इक्वल 5 लेते हैं और ये नया डाटा पॉइंट प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज द सिनेरियो कि ये 3
रेड और 2 ग्रीन है, तो इट विल फॉल इन द रेड कैटेगरी, राइट? ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। अगेन अगर हम अपना वही डाटा सेट ले लें जो अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने जिसको रेफर भी किया कि जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी ये यूज़ किया था, तो लेट्स सी के अब यहाँ पे जो एम्पिरिकल कंपैरिजन की अभी मैं बात कर रहा था, तो बिल्कुल इसी तरह से हम एम्पिरिकल कंपैरिजन ऑफ क्लासिफायर्स भी करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे यही एल्गोरिदम अप्लाई किया, सॉरी इसी डाटा सेट के ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया। अब हम इसी डाटा सेट के ऊपर के नियरेस्ट नेबर अप्लाई करते हैं, तो और दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एम्पिरिकल कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट क्लासिफायर्स या 2 डिफरेंट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स। तो ये एम्पिरिकल, इस कंपैरिजन को कंपैरिजन क्यों कहेंगे? वो कंपैरिजन इसलिए कहेंगे कि जो डाटा सेट है वो दोनों का सेम है। अगर यहाँ पे मैं कोई और डाटा सेट ले लूँ और वहाँ पे मैं कोई और डाटा सेट ले लूँ और मैं कहूँ कि वहाँ पे जो मेरे जो गलत आंसर आए थे, वो अगर आपको याद हो तो 11 गलत आंसर आए थे, ऐसे ही था। यस सर। और इस केस में से मैं कह देता हूँ कि मेरे 4 गलत आंसर रहे। तो अगर तो डाटा सेट सेम है तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि के नियरेस्ट नेबर बेहतर है लॉजिस्टिक रिग्रेशन से इस डाटा के केस में। लेकिन अगर डाटा सेट ही फर्क है तो फिर उस कंपैरिजन को कंपैरिजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसने हो सकता है वो डाटा सेट लॉजिस्टिक रिग्रेशन को दें जो नया डाटा सेट, तो वो उस पर निस्बतन बेहतर काम कर दे। तो डाटा सेट का सेम होना जरूरी है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स का अगर आपने कंपैरिजन करना है तो उसके लिए वो बेहद मतलब वो एक शर्त है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता कंपैरिजन। सो इट्स अगेन द सेम डाटा सेट, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो पीस ऑफ कोड आपको दिया गया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, अब आप देखें कि कितनी ज़िंदगी आसान हो गई हैं कि इस पीस ऑफ कोड के अंदर सिर्फ ये 3 लाइनें चेंज होनी है। जहाँ पे हम क्लासीफायर की बात कर रहे हैं कि कौन सा क्लासीफायर हमने यूज़ करना है, बिल्कुल ऊपर से हम वैसे ही शुरू होंगे कि जी ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लो, ये वही डाटा सेट है, उस डाटा सेट को इंपोर्ट कर लो, उसका एज और सैलरी का कॉलम ले लो, बाकी के सारे रहने दो, और वाई जो है उसमें लास्ट कॉलम जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन का कॉलम है, ये कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया हमने, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद हमने स्केलिंग जो करनी थी दोनों की वो स्केलिंग कर दी, और स्केलिंग करने के बाद फिर हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को चूज़ कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का आउटकम आ रहा है। तो ये प्रिडिक्शन भी जो भी क्लासीफायर हम यूज़ करेंगे उसको अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन का फंक्शन चल जाएगा। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू चेंज हियर इज दिस। तो अब आप ये देखें कि अगर ये 3 लाइनें चेंज करने से हमें नया क्लासीफायर मिल जाता है, तो अब आपने अगर डाटा को क्लीन कर लिया है और प्रिपेयर कर लिया है जिसको कि हम डाटा की प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, ये हमने वो पहला लेक्चर लिया था ना इम्प्लीमेंटेशन का, प्री प्रोसेसिंग का, हमने पूरा एक प्री प्रोसेसिंग टेम्पलेट बनाया था जिसमें अभी ये अरकम ने भी बात की कि अगर आप जेंडर का कॉलम इसके अंदर लेके आते हैं तो जेंडर इस वक्त मेल फीमेल इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको आपने न्यूमेरिक वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करना है और ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप उसे फिर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो नंबर्स की फॉर्म में डाटा को प्रोसेस करते हैं। तो वो वाला स्टेप चूँकि इन दो के वेरिएबल्स के केस में जो हमने यहाँ पे चूज़ किए, इसमें एक एज थी और एक एस्टिमेटेड सैलरी थी, तो एज और एस्टिमेटेड सैलरी के केस में दोनों ऑलरेडी नंबर थे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन एज सच नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर आप कोई से कैटेगोरिकल वेरिएबल ऐसा लेते हैं जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उसको फिर हमें ट्रांसलेट करने की ट्रांसफॉर्मेशन उसकी करनी पड़ेगी, तो वो पार्ट भी इसका हिस्सा बन जाएगा। तो यू ऑलरेडी हैव द प्री प्रोसेसिंग टेम्पलेट फॉर दैट मैटर, और आप उससे देख के कोड अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जेंडर को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे।
तो एनीवे द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मुझे सिर्फ इन 3 लाइनों को चेंज करना है, और मैं इन तीन तीन लाइनों को चेंज करके मेरा क्लासीफायर जो है वो नया क्लासीफायर बन जाएगा और उसके रिजल्ट्स मेरे सामने आ जाएंगे। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। तो यहाँ पे अब वो नेबर sklearn से हमने कौन सी क्लास ले ली, नेबर्स की। नेबर्स के पैकेज में गए और उससे के नेबर्स क्लासीफायर, ये हमारा क्लासीफायर है। तो इस पैकेज के अंदर से के नेबर्स क्लासीफायर ये क्लास हमने ले ली और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है कि इसके जो ये कंट्रोल और आई प्रेस करें ना तो ये हेल्प उसकी खोल देते हैं। तो इस हेल्प से फिर हमें मेथड के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स पास होने हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो n अंडरस्कोर नेबर्स इज इक्वल टू 5 हमने रख लिया है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका जो नेबर्स का साइज़ है वो एक्चुअली 5 ही होता है। आप इसकी ये हेल्प में से पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, यू विल गेट टू नो दैट कि बाय डिफ़ॉल्ट भी ये 5 ही होता है। मीट्रिक जो है वो हमने मिनकाउस्की यूज़ कर ली है। तो अगर हमने से कोसाइन सिमिलरिटी यूज़ करनी है या हमने हैमिंग डिस्टेंस लेना है तो मे बी हमें कोई और मेट्रिक यूज़ करना पड़े। तो यहाँ पे हमने मिनकाउस्की ले लिया है, और हमने ये देखा था कि अगर p इज इक्वल टू 1 कर दें तो वो मैनहट्टन डिस्टेंस की तरफ चला जाता है। मिनकाउस्की एक जनरल फॉर्म है इन दोनों की। और अगर p की वैल्यू 2 कर दें तो वो किसकी तरफ चला जाता है, यूक्लिडियन। और अगर p की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें तो वो शेबशेव की तरफ चला जाता है। तो हमने यहाँ पे p की वैल्यू 2 रखी। तो p की वैल्यू 2 रखने से वो हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होता है किस तरह से कि वो स्क्वायर भी लेता है और फिर सम ऑफ स्क्वायर्स का अंडर रूट भी लेता है, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम में अभी देखा भी। तो वो एग्जैक्टली ये वाला काम जो है वो करना शुरू कर देता है। उसके बाद अगेन एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमें सिर्फ 3 भी क्या 2 लाइनें चेंज करनी पड़ी। सही है। ये थर्ड लाइन भी जो 26 नंबर लाइन है ये भी एग्जैक्टली वही लाइन है जो कि तमाम क्लासीफायर्स के लिए चल जाएगी, क्योंकि क्लासीफायर का जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ से बनाएंगे वो क्लासीफायर यहाँ पे ट्रेनिंग सेट के ऊपर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। राइट। यही सारी चीज़ें आपकी आसानी के लिए जो मैंने बोली हैं वो मैंने नीचे यहाँ पे लिख भी दी हैं कि पैरामीटर्स इसके कौन कौन से हैं। एन अंडरस्कोर नेबर्स डिफ़ॉल्ट 5 है, हमने यहाँ पे दे भी दिया है। ये वो नंबर ऑफ नेबर्स हैं जिनसे हमने प्रॉक्सिमिटी चेक करनी है और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और मीट्रिक जो है वो मिनकाउस्की है। p इक्वल टू 1 रखेंगे तो मैनहट्टन, और 2 पे यूक्लिडियन। अच्छा, जब आप इसको करेंगे और चलाएंगे तो दिस इज व्हाट यू विल गेट कि ये इसका एक वो स्नैपशॉट है आंसर्स का, कि आंसर्स के स्नैपशॉट में आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये वाई प्रेडिक्ट है, वो वेरिएबल्स में आ जाता है ना, वाई प्रेडिक्ट और वाई टेस्ट। तो वाई प्रेडिक्ट ये जो कैनन ने करके दिया है और वाई टेस्ट जो है ये एक्चुअल डाटा है। तो इसमें देखें तो आपके 6 तक तो वो सेम आ रहे हैं, 7 जो है वो 0 आ रहे हैं, तो वो ठीक है, सारे ठीक हो गए। 7 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी 7 1 आ रहा है, बेहतरीन हो गया। और 9th जो है वो फ़र्क आ रहा है। तो अभी तक जो पहले 10 रिजल्ट्स हैं, इन 10 रिजल्ट्स के अंदर से 9 बिल्कुल ठीक हम इसने क्लासीफाई किए हैं, एक उसने गलत प्रिडिक्ट किया है अभी तक। और इस तरह जितना भी हमारा से टेस्ट डाटा सेट है उस पे हम इसको चला के देख लेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितना इसने दुरुस्त किया और कितना गलत किया। और वो ऑब्वियसली हमारे पास क्या चीज़ हमने लास्ट क्लास में सीखी थी ये देखने के लिए, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो हम बिल्कुल उसी तरह से sklearn मैट्रिक्स से हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का मेथड निकालेंगे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के मेथड में वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट, यही दो चीज़ें जानी चाहिए ना जो अभी हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे। इन दोनों चीज़ों को आप भेज देंगे किसमें, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में, और वाई टेस्ट पहले और वाई प्रिडिक्ट उसके बाद। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो आपको ड्रॉ करके बता देगा कि कितने सही क्लासीफाई हो गए हैं और कितने गलत क्लासीफाई हुए हैं। तो इस केस में अब क्या हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है। अगेन ये टोटल 100 ही थे, पहले भी 100 ही डाटा सेट था, उसके अंदर हमने 0.25 लिया था
क्या 0.25 हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था, तो उसका मतलब क्या है कि 75 ट्रेनिंग डाटा सेट से और 25 टेस्टिंग डाटा सेट से। तो उसके अंदर से ये जो पूरा उसने वो 100 के 100 को जब उसने करके देखा है तो 64 और 29 सही क्लासीफाई हुए हैं। 4 जो हैं वो 0 वाले 1 में चले गए हैं और 1 वाले 0 में आ गए हैं। तो ये यहाँ पे आप अगर देखें तो ये वाले गलत होते हैं। ये जो डायगोनल होता है हमारा 0 0 1 1 2 2 3 3 जितने भी हमारी क्लासेस होंगी, और डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो करेक्ट एलिमेंट्स होते हैं और बाकी के बता रहे होते हैं कि इस क्लास वाला इसमें क्लासीफाई हो गया और इस क्लास वाला इसमें क्लासीफाई हो गया। तो ये 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7 रॉन्ग रिजल्ट्स हैं हमारे इस केस में, तो 11 की बजाय हम 7 पे आ गए हैं। तो एम्पेरिकली स्पीकिंग, क्योंकि अगेन एक दफ़ा फिर मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को कि चूंकि डाटा सेट एग्जैक्टली सेम था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस नाउ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैन हेल्प अस से परफॉर्म एन एम्पिरिकल कंपैरिजन बिटवीन द टू क्लासिफायर्स। यहाँ पे 7 रॉन्ग रिजल्ट्स हैं, वहाँ पे 11 रॉन्ग रिजल्ट्स हैं, तो दिस लुक्स बेटर। अच्छा, ये जो आपका वो प्लॉट्स वाला था जिसमें कि हमने वो क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ की थी और फिर क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करने के बाद हमने ट्रेनिंग सेट को भी प्लॉट किया था और उसके बाद फिर इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके हमने टेस्ट सेट को भी प्लॉट किया था। तो अगेन इस सारी चीज़ में भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन एक्स सेट और वाई सेट के अंदर हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डाल दिया, तो ये ट्रेनिंग सेट की बेस पे जो इसकी बाउंड्री प्लॉट होती है, ये वो बाउंड्री इस वक्त हमें नज़र आ रही है। वी डिडंट चेंज अ सिंगल थिंग इन दिस पीस ऑफ कोड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लास्ट हमने पढ़ा था क्लासिफायर, दैट वाज logistic regression. So we had a boundary like this, right? So that was a straight line. So that straight line actually suggests कि वो एक linear classifier है और वो दोनों को एक line से डिवाइड कर रहा होता है, और वो हायर डायमेंशंस में ऑब्वियसली वो लाइन जो है वो प्लेन और फिर हाइपर प्लेन बन जाती है। 3 डायमेंशंस में वो प्लेन बन जाएगी और हायर डायमेंशंस में वो एक हाइपर प्लेन बन जाएगी, विच विल डिवाइड द रीजन्स या स्पेस लाइक दिस। तो ये जो इस वक्त प्लॉटिंग हो रही है, ये प्लॉटिंग जो है ये के नियरेस्ट नेबर वाली, ये आप देख रहे हैं, इट इट इज़ नॉट लाइक अ लाइन। ये तो किसी एक से इरेगुलर शेप है, टोटली इरेगुलर शेप है, और इस जस्ट लाइक काइंड ऑफ अ मैप। तो इसको आप नॉन लीनियर क्लासीफायर कहते हैं। चलो, क्या कहते हैं? नॉन लीनियर क्लासीफायर। काम ये वही कर रहा है कि जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनको ये प्लॉट करने की कोशिश कर रहा है एक्चुअल के साथ। तो जो जो भी हमारे डाटा पॉइंट्स हैं उसकी मदद से इसने ये ड्रॉ किया है ट्रेनिंग सेट के डाटा सेट, और ये बाउंड्रीज इसने डिफाइन कर दी हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि ये आइलैंड्स भी, इस तरह पैचेस में आइलैंड्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इसकी कैलकुलेशन की बेस पे। तो दिस इज हाउ इट ड्रॉज द ट्रेनिंग सेट। और ये इसके अंदर अगर श्योर कि आपको कितना ये सही नज़र आ रहा है या नहीं, इसमें कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो कि, जिस तरह ये रेड इंस्टेंस है जो कि ग्रीन में है, इसी तरह कुछ ग्रीन इंस्टेंसेस जो हैं वो रेड में भी पाए जाते हैं। तो ये जो ग्रीन इंस्टेंसेस रेड में है या रेड इंस्टेंसेस ग्रीन में है, इनको भी अगर ये सही करने की कोशिश करे और लाइन को बिल्कुल ही और ज़्यादा इस तरह इरेगुलर शेप में बनाए या और आइलैंड्स बनाने शुरू कर दे छोटे छोटे, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ओवर फिटिंग। इस चीज़ को क्या कहते हैं? ओवर फिटिंग। कि हम ट्रेनिंग सेट की तरफ इतने ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए हैं कि हम ट्रेनिंग सेट के अंदर बहुत ज़्यादा परफेक्शन सीख कर रहे हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग सेट का डाटा है वो बिल्कुल 100% अपने अपने रेड वाला रेड रीजन में ही रहे और ग्रीन वाला ग्रीन रीजन में ही रहे। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अप्रोच हो जाती है। वो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो टेस्ट सेट होता है वो उतना ज़्यादा ट्रेनिंग सेट से, मतलब ऑब्वियसली हम रैंडमली कुछ नंबर्स उठा रहे हैं कि ये इंस्टेंसेस आप ट्रेनिंग में डाल दें और ये टेस्टिंग में डाल दें। तो वो जो 75 इंस्टेंसेस आपने ट्रेनिंग में डाले थे, वो 75 इंस्टेंसेस और जो टेस्ट के इंस्टेंसेस हैं उनमें थोड़ा बहुत
ऑब्वियसली डाटा का फ़र्क भी होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा आप ट्रेनिंग की तरफ बायस्ड होके इसको बना देंगे तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये ओवर फिटिंग हो गई है। तो कुछ चीज़ों को हम फिर फॉरगो कर देते हैं कि ठीक है ये ग्रीन वाला रेड में या रेड वाला ग्रीन में प्लॉट हो रहा है, तो होता रहे, हमारा ये जो इस इन रीजन्स की कॉन्टिन्यूएशन है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, कि वो जितनी बेहतर से बेहतर उसको कॉन्टिन्यूस रीजन रखते हुए हो जाती है, वो हम करने की कोशिश करते हैं और ओवर फिटिंग को अवॉइड करते हैं। तो ये ट्रेनिंग सेट का आपको ये एक बड़ी डायग्राम है, इसमें शायद ज़्यादा आसानी से नज़र आ रहा हो। यू कैन सी के ये बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो कि रेड वाले ग्रीन में है, और इसी तरह ये ग्रीन में बहुत सारे रेड वाले आपको नज़र आ रहे हैं, रेड में ग्रीन वाले नज़र आ रहे हैं। तो ग्रीन में रेड और रेड में ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमने तो देखा था कि बहुत थोड़े इंस्टेंसेस थे। कितने थे? 4 और 3 7 7। तो ये क्यों इतने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? सर वो परसेंटेज नहीं, वो परसेंटेज तो नहीं, एग्जैक्ट नंबर है वो। इस वजह से ये क्या लिखा हुआ है? ट्रेनिंग सेट प्लॉट और ये किसका रिजल्ट है? टेस्ट का। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग सेट का प्लॉट है। यहाँ पे आपको जो भी मैं पिछली स्लाइड पे बात समझा रहा था कि हमने इस चीज़ को फॉरगो किया है। फॉरगो क्यों किया है? कि अगर हम ये बाउंड्री को, ये रेड वाली बाउंड्री को यूं 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 करके इसके अंदर लेके जाएं और यहाँ से यूं मिलाएं, तो वो क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह की बाउंड्री बन जाएगी। यहाँ से यूं जाएगी, यूं यूं, मे बी इधर इस तरह, और ऐसे करके। तो ये भी एक टेंड्रिल सा निकला होगा इसका। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये ओवर फिटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम ज़बरदस्ती का ग्रीन रीजन में रेड रीजन को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर्टिकुलरली ये, इसको अगर आप देखें तो ये एज है और ये सैलरी है। ये एज है और ये सैलरी है। तो से अरकम जो है ना वो ज़रा शोखा बच्चा है। तो अरकम जो है अभी सैलरी इसकी को 50,000 ही है, लेकिन एसयूवी उसने खरीद ली है फिर भी। ठीक है, एज उसकी, ये बल्कि 21 इस केस में एज ज़्यादा है। नहीं, ये 21 नहीं है, एज ज़्यादा है उसकी। एज इज़ अ बिग नंबर। तो ये कोई अंकल हैं, इनकी ज़िंदगी में बड़ी ख्वाहिश थी कि मैंने क्या करना है, एसयूवी खरीदनी है। उम्र गुजरती जा रही है, बस ये देख लो, इससे ज़्यादा उम्र किसी की भी नहीं है ना। यस सर। तो ये इससे पहले पहले कि ये इन्होंने कहा कि अब टाइम नज़दीक आ गया, तनख्वाह तो अब मेरी इतनी रहनी है, मैं जो भी है लानत मारो सब पे, मैं एसयूवी तो खरीदूँ एक। ठीक है, तो इन्होंने वो यस सर। जज्बाती डिसीजन ले लिया यहाँ पे। तो इफ़ वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस जज्बाती डिसीजन, और इस अपने रीजन को इस तरह से बना देंगे, रेड रीजन को, तो दैट दैट डजंट मेक मच सेंस। इसकी वजह से क्या होगा, ये वाले सारे भी जो है ना, ये इन रेड रीजन की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे। कोई बंदा इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, वो सारे इसमें आना शुरू हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा गलत करना शुरू कर देगा, कम सही करेगा। जज्बाती अंकल तो कम ही होंगे ना इस तरह के। यस सर। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल ओवर फिटिंग। सही। अच्छा, यहाँ पे ही वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको, ये चूंकि हमने ये लेजेंड देख लिया इस वक्त, ये देखो, ये वैल्यू, एज की वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है हमें नज़र आ रही है, 0। ना, माइनस 0 भी नहीं, ये -2। -4, ये बल्कि ये -3 इसको कहना चाहिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और इसी तरह ये भी -3, एस्टिमेटेड सैलरी, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये किस तरह की एज और सैलरी है? ये क्या हो रहा है? स्केलिंग की हुई है उसने। बिल्कुल, ये स्केलिंग की हुई है। और इस, वो जो स्केलिंग हम करते हैं उसमें फिर वो, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो वैल्यूज़ को एक रेंज में लेके आने की कोशिश करता है। तो आप सैलरीज को देखें तो वो थाउजेंड्स में थी, और इवन 100,000 में भी थी। और अगर आप एज को देखें तो वो 20 से लेके 60 के अराउंड तक एजेस थी।
तो आप उन एजेस को और सैलरीज को देखें तो उनमें कोई वो कंपैरिजन एज सच नहीं था। सैलरी जो थी वो सीरियसली ओवरवेलम कर रही थी एज को। तो जब हमने उसको क्या कर दिया, स्केल कर दिया, तो स्केल करने के बाद आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो -3 से 3 के दरमियान आ, इनफैक्ट 2 पॉइंट समथिंग तक ही हैं, और यहाँ पे भी 2 पॉइंट समथिंग तक हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो -2 के अंदर अंदर ही है। ये जो -3 है ये हमने सिर्फ प्लॉट के अंदर -3 को प्लॉट किया हुआ है कि हमने इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा वाला इंस्टेंस लिया हुआ है, ताकि प्लॉट इधर 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 बाउंड्री पे ना चीज़ें प्लॉट होनी शुरू हो जाएं, ज़रा दरमियान में प्रॉपर से हमें विजुलाइजेशन हो। तो ये कोड में हमने इस चीज़ को किया हुआ है कि इससे एक कम और इससे एक कम और फिर इसी तरह इससे एक ज़्यादा और इससे एक ज़्यादा वैल्यू रखते हुए हमने प्लॉटिंग किया था कि एक्चुअल प्लॉटिंग इस दरमियानी रीजन में हो। तो ये ओवर फिटिंग की समझ आ गई आपको? यस सर। ओवर फिटिंग करने से नुकसान हो जाएगा। इसी तरह हम अगर इन रेड डॉट्स के पीछे भागते फिरेंगे तो फिर अगेन हमें ये जो रेड रीजन है वो इस तरह करके ये करना पड़ेगा। तो ये वाले टेंड्रिल्स निकालने का नाम क्या होगा, ये मैं आपको विजुलाइजेशन से समझा रहा हूँ कि ये हम गलत ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर इफ यू ड्रॉ लाइक दिस, दैट मीन्स यू आर डिफाइनिंग इट एज अ रेड रीजन, which which actually is wrong. There are very few instances जो कि रेड वाले इधर लाया करेंगे। अगर टेस्ट सेट में इस तरह के इंस्टेंसेस आ रही हैं तो हाईली प्रोबेबल यही होगा कि वो ग्रीन रीजन में लाया करें इंस्टेड कि वो रेड रीजन में लाया करें। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू टू अंडरस्टैंड। इसको क्या कहेंगे, ओवरफिट। और अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाएं और इस रीजन को इस तरह इधर 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 ही बंद करना शुरू कर दें तो ये अंडर फिटिंग कहलाती है। ठीक है, तो हमने ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग दोनों को अवॉइड करना होता है अपने एल्गोरिथम्स को बनाते हुए और ट्रेन करते हुए। ये सारी बातें समझ आ गई? यस सर। ये टेस्ट सेट का प्लॉट है। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ आपको वो सही चीज़ नज़र आ रही है कि जो ये 4 और 3 7 थे, तो यहाँ पे आपको 7 इंस्टेंसेस नज़र आ रही हैं। एक ये ग्रीन है जो कि रेड रीजन में है, एक ये ग्रीन है और एक ये ग्रीन है। तो देर आर three greens which are in the red region, and there are 4 reds, 1 2 3, and I think this is the fourth. So there are 4 reds which are in the green region. तो ये हमारा टेस्ट सेट का प्लॉट है। तो ये जो हमारा से होता है जो एक्चुअली हम एवेल्यूएट कर रहे होते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में, वो टेस्ट सेट के ऊपर ही कर रहे थे, क्योंकि ट्रेनिंग सेट से तो हमने ट्रेन किया होता है ना सिस्टम को। अच्छा, ये मैंने ये लास्ट क्लास में हमारे ये कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या है ये कोड। तो इस कोड को भी मैंने लाइन बाय लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करके ना छोटी छोटी इसकी जनरल सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दी है, ताकि आप लोगों को ये प्लॉटिंग का कोड भी आसानी से समझ में आ जाए। तो ये वो लाइब्रेरी इंपोर्ट की हमने मैटप्लॉटलिब से कलर्स, ये कलर्स के मेथड पैकेज से जो हमने क्लास इंपोर्ट की। उसके बाद हमने ये जो चीज़ हमने की है एक्स सेट वाई सेट, इसके अंदर बहुत जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को हमने एक्स सेट और वाई सेट के ऊपर असाइन कर दिया, क्योंकि हमने इसी पीस ऑफ कोड को ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों के लिए इस्तेमाल करना था। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया कि हमने इनको वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, ताकि यहाँ पे एक्स सेट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, एक्स सेट आप देख रहे हैं। तो वाई सेट एक्स सेट कई जगहों पे ये इस्तेमाल हो रहा है। तो जब आप इसको ट्रेन के ऊपर एक्स सेट और वाई सेट को कर देंगे तो वो यही वाला सारा कोड ट्रेनिंग डाटा को प्लॉट करना शुरू कर देगा। और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट कर देंगे तो फिर एक्स टेस्ट पे आ जाएगा, वाई सेट वाई टेस्ट पे आ जाएगा। नीचे हमें कम चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो इस लाइन का ये मकसद है, वरना आपको यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कोड को चेंज करना पड़ेगा। तो ये अब आपका जो 38 लाइन से लेकर 51 तक है, उसमें आपने सिर्फ ये यहाँ पे चेंज करना है और आपका मसला हल हो जाएगा। तो एक तो ये स्मार्टनेस इसमें की गई। जो लाइन नंबर 38 और 39 है, इनके अंदर हम जो अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारी मिनिमम वैल्यू से एक कम और मैक्सिमम वैल्यू से एक ज़्यादा पे आप जाएं, और इसी तरह यहाँ पे मिनिमम वैल्यू से एक कम और मैक्सिमम वैल्यू से एक ज़्यादा पे जाएं और उसको प्लॉट करें। तो ये वाला काम यहाँ पे हो रहा है कि एक्स सेट के अंदर
जो मिनिमम वैल्यू से एक कम और मैक्सिमम वैल्यू से एक ज़्यादा जाएं। तो ये पहले इस एक्स एक्सिस को प्लॉट करेगा और इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम को फाइंड करेगा। और ये दूसरा जो है एन पी डॉट अरेंज, ये जो दूसरा वाला हो रहा है ये वाई एक्सिस के लिए हो रहा है। और अगर आपकी अब फिर डायमेंशन इसमें और ज़्यादा डायमेंशन होंगी तो आपको यही काम फिर तीसरी चौथी डायमेंशन के लिए भी करना पड़ेगा। ये सर अब अगर जेंडर आ जाएगा तो वो तो फिर ये तो तो 2D ग्राफ नहीं फिर रहेगा ना। फिर थर्ड को भी आप कर देंगे ना। एक ये और लाइन दोनों डाल देंगे। एक और लाइन डाल देंगे इसी तरह की। उसमें भी स्टार्ट एक्सेट, उसके अब ये जीरोथ कॉलम था फर्स्ट कॉलम, फिर आप सेकंड कॉलम वो की तरफ सेकेंड आ जाएंगे। ठीक है। उसी का भी मिन यस माइनस वन और मैक्स प्लस वन पे चलेगा, स्टेप यही हो जाएगा। तो ये जितने आपके एट्रीब्यूट्स हैं उतना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया। यस सर। 0.01 जो है वो रेजोल्यूशन है। आप इसको बढ़ा के देखिएगा, आप देखेंगे कि ये प्लॉट लेस डेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये अभी इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है ना। तो जब आप इसको 0.05 कर देंगे, 0.1 करके देखिएगा, तो ये आपको नज़र आएगा कि प्लॉट के अंदर ये डेंसिटी जो है बहुत कम होनी शुरू हो जाएगी। ये कंटूर जो है ये इस लाइन को ड्रॉ करता है। ये जो बाउंड्री लाइंस है ना, ये इनको ड्रॉ करता है ये कंटूर वाला। ठीक है। और एक को रीजन को रेड और दूसरे रीजन को ग्रीन कर देते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वो यूं एक स्ट्रेट लाइन थी, इस केस में ये एक इरेगुलर शेप है। तो ये लिमिट्स जो है एक्स की लिमिट, एक्स एक्सिस की लिमिट उसने डिफाइन कर दी है, और वाई एक्सिस की लिमिट इन दो 42 43 लाइंस में इसने ड्रॉ कर, ये डिफाइन कर दी। अच्छा, ये जो लूप है 44 से लेके 46 तक, ये लूप अब ये जो हमारे सर्कल्स हैं स्कैटर प्लॉट की लाइब्रेरी से, जो हमने पहले भी वो ड्रॉ किए थे एक दफ़ा, तो स्कैटर प्लॉट की लाइब्रेरी से इन पॉइंट्स को वो अप्रोप्रिएट रीजन्स के अंदर ड्रॉ कर रहा है, और उसके अंदर रेड को रेड और ग्रीन को ग्रीन कर रहा है। और उसके बाद 47 से 50 तक जो है ये इसके वो सेट कर रहा है कि टाइटल क्या देना है और बाकी सारा कुछ। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला ही कोड यहाँ पे वो आ रहा है इस वक्त। इसको आप क्या कर देंगे, ये इस जगह पे भी आपने छोटी सी चेंज करनी है, वरना ये इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। आपने यहाँ पे एक्चुअल क्लासीफायर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम के एन एन लिख रहे हैं, तो आप के नियरेस्ट नेबर्स ट्रेनिंग सेट लिख देंगे, और इसी तरह के नियरेस्ट नेबर टेस्ट सेट लिख देंगे। बाकी चीज़ें आपकी वही हैं कि एक्स एक्सिस पे एज है, वाई एक्सिस पे एस्टिमेटेड सैलरी है। वो एज और एस्टिमेटेड सैलरी ये आपके यहाँ से पता होनी चाहिए कि आप किसको पहले कर रहे हैं। तो वो एक्स एक्सिस हो जाएगा, दूसरा वाई एक्सिस हो जाएगा, तीसरा जेड एक्सिस हो जाएगा। इस तरह से अगर आप मल्टीपल हायर डायमेंशन में जाना चाह रहे हैं, और ये लेजेंड इसके शो कर देगा। ये जो लेजेंड्स आपने यहाँ पे एक्स लिमिट और वाई लिमिट आपने रखा, और लेजेंड्स में, और लेजेंड्स में क्या चीज़ होती है, रेड और ग्रीन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर प्लॉट को शो करेंगे तो विल बी डन। ठीक हो गया जी। यस सर। अभी नेक्स्ट क्लास जो है वो हम अ, उसमें कुछ देखेंगे, या तो अगला कुछ पढ़ लेंगे या एक रिवीजन कर लेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। और जो हमारी कमिंग ट्यूसडे की क्लास है उसमें फिर आपका मिड टर्म स्केड्यूल करते हैं। ठीक है। सर उसमें क्या आएगा? सवाल इसी है जी, तरह आपने जवाब देने हैं। ठीक है सर। ठीक है। कोई इसी तरह लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, कोई इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग जिस तरह आप कर रहे हैं, तो वो कोड के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। या फिर कोई प्रॉब्लम दिया हो उसको कोड करके और दिखाएं, उसका आंसर दिखाएं, उसको रीज़न करें। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे कि आपको समझ कितनी अच्छी है ये। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं बारीक बारीक छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ, इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमते सवालात ही होने चाहिए, जो कि आप फिर बताएं कि आपको वाकई में समझ आई है या नहीं आई। तो जो एनालिटिकल मोड है ना आपका, वो ऑन होना चाहिए। जिस तरह ये जो पीस ऑफ कोड है, ये पीस ऑफ कोड इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आपने बस, ये तो हम कॉपी पेस्ट करके भी चला सकते हैं। इसको इस लिहाज से कम से कम समझ आ, जो अभी हमने मेन मेन चीज़ें समझ ली है कि अच्छा यार इस इसमें क्या करना चाहिए। जिस तरह आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये यहाँ पे अगर मेरे पास और वेरिएबल आ जाएगा तो ये मैंने तीसरी लाइन चौथी लाइन इसमें ऐड कर दी। इसी तरह यहाँ पे भी मुझे तीसरी चौथी लाइन ऐड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया।
तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में होनी चाहिए कि कोड में किस जगह पे चेंज करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। बाकी आपके जो छोटे छोटे ये यूक्लिडियन डिस्टेंस, फलान डिस्टेंस, ये सारे हमने पढ़े हैं, तो इनके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एल्गोरिथम के बारे में, ये जो डाटा सेट क्या होता है, ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगर किसी ने अच्छे तरीके से लेक्चर सुने हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ, तो उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो मेहनत करें और समझें। ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है सर। अटेंडेंस ले लिया कम? जी सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।